7th क्लास आप पढ़ रहे हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। बच्चों, इसमें आप पढ़ चुके हैं चोलास राजा ने कैसे ब्राह्मणों को ज़मीन जो है दान दी थी। और आज हम पढ़ेंगे उस ज़मीन को दान देने के और ज़मीन के प्रूफ में उन्होंने कैसे तांबे के जो पत्र थे वो उनको दिए थे और इसमें राजशाही मोहर हुआ करती थी। आज हम पढ़ेंगे उन ज़मीन के साथ में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती थी जो कि ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, या किसी को भी अगर दान दी जाए वो ज़मीन तो उनको उस ज़मीन के साथ में वो फैसिलिटीज़ प्राप्त हो जाती थी। दिस इज़ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास। तो ये बच्चों आज आप पढ़ेंगे कि ये तमिल का ही में जो ज़मीन दान दी गई उसका एक पार्ट है जो चोलास के द्वारा ब्राह्मणों को दी गई थी। तो उन्हीं की भाषा में बताया गया है कि उस ज़मीन पे क्या क्या सुविधाएं थी। वी हैव डेमोक्रेटेड बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग द अर्थन एम्बांकमेंट एज वेल एज बाय प्लांटिंग थोर्नी बशेस। वो बताते हैं कि जो ज़मीन दी गई है वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए, जो ज़मीन की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ मिट्टी की मेड़ बना दी गई है, अर्थन एम्बांकमेंट बना दिया गया है। एज वेल एज द थोर्नी बशेस, थोर्नी बशेस से मतलब जो कांटेदार झाड़ियाँ उस पर उगा दी गई हैं और उसको एकदम अलग से ही मार्क्ड कर दिया गया है जिससे कि उसकी सुरक्षा बढ़ सके, ज़मीन जो है सुरक्षित हो सके। दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेन्स। उस ज़मीन पर क्या क्या होता था बच्चों? फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ होते थे, फलदार वृक्ष होते थे, वाटर लैंड्स होती थी, जो पानी के झरने होते थे, गार्डन्स होते थे, ऑर्चार्ड होते थे और बड़े बाग बगीचे होते थे, फलदार वृक्ष होते थे और बड़े बड़े पेड़ होते थे, वेल्स होते थे, कुएँ, ओपन स्पेस खुली ज़मीनें होती थी, पास्चर लैंड और जो है चरागाह होते थे जहाँ पर जो पशु चारा चर सकें। और ऐसे उस ज़मीन पे गांव बसे होते थे। एंड आंट हिल्स होती थी, मीन्स बाम्बी वगैरह जो होती हैं जिसमें चींटी वगैरह बहुत गहराई में जाके मिलती हैं, या जो स्नेक्स की बाम्बी होती है वो इस तरह की वहाँ पर हिल्स होती थी, प्लेटफॉर्म्स होते थे, खुली ज़मीनें होती, चबूतरे होते थे, कैनाल्स होते थे जो कि कैनाल्स के द्वारा खेती बाड़ी में कोई परेशानी, सिंचाई के लिए कोई परेशानी ना हो। डिचेस होते थे, दलदली ज़मीन होती थी जैसे रिवर्स, नदियाँ होती थी, सिल्क लैंड, लैडर लैंड्स होती थी, बहुत ऊंचे ऊंचे जाके पहाड़ियों जैसे पहाड़ियाँ होती थी, टैंक्स होते थे, ग्रेनरीज, चारों तरफ हरियाली होती थी, फिश पॉन्ड्स, मछलियों को पालने का पौंड होता है वो होते थे, बी हाइव्स और मधुमक्खियों के छत्ते होते थे, डीप लेक्स होती थी, गहरी खाइयाँ होती थी, गहरी जो है नहरें होती थी। ये सब चीज़ें जो ज़मीन लेने वाले को उपलब्ध होती थी। ही who receive the land and collect taxes from it, जो इस ज़मीन को प्राप्त करता था वो इस ज़मीन से टैक्स भी कलेक्ट कर सकता था, टैक्स ले सकता था। ही कैन कलेक्ट द टैक्स इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एज फाइन्स, जैसे कि जो टैक्स जो राजा के द्वारा जो न्याय, जो इस ज़मीन पे टैक्स जो लगाते थे, टैक्स किसी सुविधाओं के लिए जो टैक्स लगाते थे वही टैक्स लगाया हुआ जो है ज़मीन पाने वाला वो टैक्स ले सकता था। किस किस चीज़ पे टैक्स होता था बच्चों? द टैक्स ऑन बैटल लीव्स, जो पत्तियाँ होती थी, पान की पत्तियाँ, बैटल लीव्स, पान की पत्तियों का व्यापार अगर कोई लोग कर रहे होते थे तो उसके ऊपर टैक्स लगता था। दैट ऑन वूवन क्लोथ्स, जो बुने हुए कपड़े होते थे उनके ऊपर टैक्स लगता था, उनका व्यापार अगर होता था। एज वेल एज ऑन व्हीकल्स, और जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते थे उन पे टैक्स लगता था। ही कैन बुड लार्ज रूम, जिसको ये ज़मीन प्राप्त होती थी वो अपने लंबे लंबे जो अपने बड़े रूम बना सकता था, किसके ऊपर? विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, जो कि बड़े बड़े जो पकी हुई ईंटों से पक्के हाउस बने हुए थे, बड़े बड़े स्टोरीज बनी हुई थी, उनके ऊपर भी अगर वो अपने रूम बनाना चाहे जिसको ज़मीन प्राप्त हुई है वो बना सकता था। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग, छोटे या बड़े कुएं खोद सकता था उस ज़मीन पर। ही कैन प्लांट ट्रीज, और जो पेड़ उगा सकता था, थोर्नी बशीज उगा सकता था। तो हर तरह की वो इच्छा जैसे होती थी
वैसे उस ज़मीन को यूज़ कर सकता था। इफ़ नेसेसरी ही कैन गेट कैनाल्स कंस्ट्रक्शंस फॉर इरीगेशन, वो कैनाल्स भी उस ज़मीन पे निकाल सकता था, नहरें निकाल सकता था सिंचाई की व्यवस्था के लिए। ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, बट उसको ये ध्यान रखना था कि पानी की वेस्टेज नहीं करनी थी। एंड दैट एम्बांकमेंट आर बिल्ट, और इसके लिए बहुत सुविधाएं जो है उन्होंने नियुक्त की हुई थी, जो है बहुत सुविधाओं के द्वारा पानी को लिया जाता था ज़मीन पर। तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करेंगे, लिस्ट ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इरीगेशन मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन दैट डिस्कशन हाउ दिस माइट हैव बीन यूज्ड। जो भी इरीगेशन की सुविधाएं इस लेख में बताई गई हैं वो इस टाइम पे उपलब्ध हैं, वो इस टाइम पे हमें प्राप्त हो सकती हैं। इस बात पे डिस्कशन करके आप इसमें एक छोटा सा नोट लिखने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स आगे देखिए, unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem contains the history of kings who ruled the Kashmir। कश्मीर पे कुछ राजाओं ने राज्य किया और उनके द्वारा 12वीं शताब्दी के अंतर्गत पुरानी संस्कृति में एक महाकाव्य लिखा गया, पोएम कंटेनिंग की गई, जिससे कि कश्मीर का जो राज्य था उस टाइम पे उभर कर आता था। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड कलिहाना। कलिहाना नाम का एक जो राइटर था, उसके द्वारा ये लेख लिखा गया संस्कृत भाषा में, संस्कृति की में पोएम लिखी गई उसके द्वारा। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूड द इंस्क्रिप्शंस डॉक्यूमेंट्स। उसने पुरानी प्रशस्तियाँ, पुराने लेख जो कश्मीर के बारे में लिखे हुए थे वो प्राप्त किए, और उसकी सहायता से ही जो वहाँ के संस्कृति के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जो है लिखा डॉक्यूमेंट्स। आई विटनेस अकाउंट्स एंड द अर्लियर हिस्ट्री, और जो ऐसे अभिलेखों का उसने यूज़ किया जो कि आँखों द्वारा देख के बनाए गए हैं और पुराने जो है इतिहासकारों द्वारा प्राप्त होते हैं। ऐसे अभिलेखों का यूज़ करके उसने नया महाकाव्य लिखा। टू राइट हिज अकाउंट अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज, जो वो राइटर्स जो है प्रशस्ति का, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। वो वहाँ की जो रूलर्स की जो पॉलिसीज़ थी, जो भी रूल रेगुलेशंस थे, इन सब का वर्णन उसके महाकाव्य में देखने को मिलता है। वारफेयर फॉर वेल्थ मीन्स धन के लिए युद्ध करना। इस तरह के युद्ध उस टाइम पे होते थे, जैसे कि यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन। आप देखेंगे जितनी भी डायनेस्टीज, जितने भी राजवंश स्थापित हुए वो एक स्पेसिफिक रीज़न, एक जो है स्पेसिफिक एक विशेष रीज़न पर, विशेष क्षेत्र पर स्थापित किए गए और उन पे अपने अधिकार जमा के उन्हीं के नाम से वो क्षेत्र मशहूर हो गया। इस तरह के उस टाइम पे शासन किए जाते थे। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरिया। किसी शासन विशेष के अगर डायनेस्टीज अधिकारी हो जाते थे, वहाँ पर अपने डायनेस्टीज बसा लेते थे, तो इसके अलावा वो आसपास के एरियो पे भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते थे। किसके द्वारा? युद्ध वगैरह करके, अपनी शक्ति के द्वारा उनको अपने अंडर में लेके सब आसपास के एरिए को अपने अंडर में लेने की कोशिश करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी कन्नौज इन द गंगा वैली। ऐसा ही एक एरिया था कन्नौज, गंगा वैली के निकट में, गंगा की घाटी के निकट में कन्नौज एक राज्य सिटी थी ऐसी ही। 4 कंट्रीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुजरात, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास, पालास डायनेस्टी फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। कन्नौज को पाने के लिए उस टाइम पे जो 4 सेंचुरीज ऐसे जो था उस टाइम पे, उस सेंचुरी में जो गुर्जर थे, गुर्जरा और प्रतिहारा नाम के थे, गुर्जर थे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज थी, पालास थे। ये सब डायनेस्टीज जो थी कन्नौज को अपने अधिकार में लेने की कोशिश करती रहती थी और आपस में फाइट करती रहती थी। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। इसमें 3 पार्टी मुख्य थी
जो कि लंबी लड़ाई चलती रहती थी कन्नौज को पाने के लिए। हिस्ट्रियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्री-पार्टेड स्ट्रगल। ट्री-पार्टेड स्ट्रगल बोलते थे इसको। जो इतिहासकार थे उन्होंने इस जो लड़ाई का क्या नाम दिया था, ट्री-पार्टेड स्ट्रगल। एज वी विल सी, हम ऊपर पेज में हम देखेंगे 62 और 66 में, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। एक दूसरे से लड़ाई तो वो अपनी ज़मीन को, अपने आधिपत्य को बढ़ाने में करते ही थे, बट हम ये भी देखेंगे बच्चों कि वो मंदिर जो होते थे उन पे भी विशेष ध्यान देते थे, अपना डेमोन्स्ट्रेट बढ़ाने के लिए, अपना जो आधिपत्य बढ़ाने के लिए, अपनी शान शौकत को बढ़ाने के लिए मंदिर को भी एक विशेष जो है दर्जा प्राप्त था। बड़े बड़े मंदिर बनाना और बड़े बड़े मंदिरों को अपने कब्जे में कर लेना, जिससे बहुत धन संपत्ति उनके अंडर में आती थी और वो उस टाइम के एक शक्तिशाली राजा बन जाते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स kingdoms, they often chose the target temples which were sometimes extremely rich. You will read about this in chapter 5. चैप्टर 5 में इसमें आप और डिटेल से पढ़ेंगे। अगर वो कोई राजा किसी दूसरे राज्य को अपने अधिकार में लेने के लिए अगर अटैक करता था, अगर उस पर हमला बोलता था, तो उसके मंदिरों को भी वो अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता था, जिससे कि वो पूरा धनवान बन जाए और मंदिर उसकी शान शौकत का एक जो है सिंबल बन जाए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे हम किसमें मैप था। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ ईच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। उसमें से ऐसा ही एक राजा था जो कि गजनी का सुल्तान। सुल्तान किसको बोलते थे उस टाइम पे? ये एक अरबी भाषा का शब्द था बच्चों। सुल्तान जो था अरबी भाषा का शब्द था, है ना। तो एक ऐसा ही गजनी क्षेत्र का महमूद था अफ़गानिस्तान का। उसने इसी तरह का एक जो है वो चारों तरफ शासन करने का रूल अपनाया। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030। उसने कब से कब तक रूल किया, कब से कब तक शासन किया? 997 से 1030 तक। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। और जो सेंट्रल एशिया, जो एशिया के मध्य के राज्य थे, उन पर अपना अधिकार जमा लिया। ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट कौन से होते हैं बच्चों? जो चारों तरफ से जो है एक जो पर्टिकुलर कोई साम्राज्य होता है और जो चारों तरफ से थोड़ा पानी से घिरा होता है, उसके चारों तरफ कोई एकदम उसके सीमा से लगता हुआ कोई राज्य नहीं होता, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं उसे। तो उसने नॉर्थन और वेस्ट के पार्ट को, इसे ईरान को और नॉर्थन वेस्ट सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स को अपने अधिकार में ले लिया था। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो हर साल सब कॉन्टिनेंट्स के हिस्सों पर, एक उप महाद्वीप के हिस्सों पर जो है हमला बोलता था। कौन? गजनी, जो सुल्तान था, जो मोहम्मद गजनी उसका बाद में नाम पड़ा था। वो सुल्तान था गजनी का, अफ़गानिस्तान के गजनी एक क्षेत्र का नाम था, उसका सुल्तान था, उसका नाम महमूद था, है ना। सुल्तान मीन्स राजा, बड़ा राजा होता। तो वो हर साल सब कॉन्टिनेंट के हिस्सों पे हमला बोलता था। हिज टारगेट वर वेल्दी टेम्पल्स। उसका मेन टारगेट क्या होते थे? जो धन धान्य से भरपूर जो मंदिर होते थे उन पे वो हमला बोलता था। उन पे हमला बोल के उन पे जो हीरे ज्वारा सोना चांदी का वर्क होता था उससे वो अपने कब्जे में कर लेता था और उससे वो बहुत धनवान बन जाता था। इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी इसी में शामिल है। उसने सोमनाथ मंदिर से पे हमला बोल के बहुत सारा धन यहाँ से ले जाके अपने यहाँ जो है अपने खजाने में भर लिया। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट
गजनी। उसने ये सब धन अपने जो अपने राजधानी में ले जाके, गजनी उसके अफ़गानिस्तान की राजधानी थी, वहाँ पे ले जाके उसने इस धन का यूज़ किया, उसको बढ़ाने में, गजनी को बढ़ाने में इस धन को यूज़ किया। सुल्तान आगे बच्चों, सुल्तान महमूद was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named अल-बरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। जो सुल्तान महमूद था उसने कई राज्यों पे हमला बोला, उनको अपने अंडर में लिया, कई टेम्पल्स को अपने अंडर में लिया, और जिन राज्यों को उसने जीता था अपनी लड़ाई के द्वारा, वो वहाँ के लोगों के बारे में जानने का इच्छुक भी था, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने का, उनके लोगों के बारे में जानने का। तो अल-बरूनी उसने एक जो है एक काव्य लिखने के लिए बोला, जो कि उस सब कॉन्टिनेंट जो उसके अंडर में आ गए थे सुल्तान महमूद के, उसके बारे में जानकारी दे सके। ऐसा कोई एक उसने ग्रंथ लिखने के लिए बोला अपने राइटर से। दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब अल हिंद, ये किताब जो थी जिसमें वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी मिलती थी, बड़े बड़े जो नामी गिरामी पर्सन होते थे उसके राज्य के, उनके बारे में जानकारी मिलती थी। उस किताब को किस नाम से जाना गया? अल हिंद के नाम से वो किताब जो है मशहूर हुई। रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्रियंस, ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। जो अल-बरूनी था उसने जिसने किताब लिखी थी, उसका एक राइटर था सुल्तान महमूद का, अल-बरूनी को जो किताब लिखने के लिए दी थी, उसने पुराने इतिहासकारों से भी वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त की, भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की, संस्कृत के जो महाविख्याता थे, संस्कृत के बारे में जानकार थे, उन लोगों से जानकारी प्राप्त करके भी उसने वो किताब कंप्लीट की। कौन सी? अल हिंद।